हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे हिंदी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इससे हमको एक पैटर्न का पता चलेगा कि हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिया हुआ है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से हो को एक व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो इसमें कौन सा शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अत्यंत। तो इसका राइट आंसर है अंडज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द अंडज होगा, जबकि जिनका जन्म निम्न वर्ण में होगा उसे अंत्यज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंत्यज। ओके, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है बताना है। इसमें दिया हुआ है स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो इसका राइट आंसर है मोती। स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न आदि अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि मोती अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। अमृतलाल नागर के उपन्यास जिसका नाम है मानस हंस में कथा किसके बारे में दिया गया है? तो ये दिया गया है तुलसीदास का मानसिक विकार। ये दिया गया है तुलसीदास का मानसिक विकार। ये एक्सप्लेनेशन है। बताया गया है कि मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास को एक सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है। इस रचना हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं कौन? भैरव प्रसाद गुप्त जी। आंसर भी दिया हुआ है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। इन उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष को सहज, स्वाभाविक एवं वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। भैरव प्रसाद गुप्त जी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। इनका जन्म 1918 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। दिया है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की स्पेस खराब कर रखी है। तो क्या खराब कर रखी है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी। आजकल नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। तो क्या खराब कर रखी है? मिट्टी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खाली स्थान के लिए एक सही शब्द है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यहाँ मिट्टी खराब करना मुहावरे का अर्थ है दुर्दशा करना। क्या अर्थ है? दुर्दशा करना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, बताइए। ऑप्शन से दिया हुआ है, सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो इसका सही आंसर है सुख से रहना। चैन से बंसी बजाना अर्थात सुख से रहना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना, ईद का चाँद होना, बहुत दिनों पर दिखना, 9 2 11 होना, भाग जाना। ये सब मुहावरा है कुछ। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं।
लोग भूल गए हैं, ये एक साहित्य है। इसका पाने वाला कवि कौन है? लोग भूल गए हैं कि कवि कौन है? तो इनके कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है, जिसे वर्ष 1984 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2022 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनकी काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। बद्री नारायण को जब दिया गया तो वो किसके लिए दिया गया था? तुमड़ी। किसके लिए दिया गया था? तुमड़ी। इनमें से उसी समय का दिया हुआ है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? इनमें से उसी समय का बताइए, व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? ये तत्सम है कि तुरंत है कि तत्कालीन है कि तत्काल है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है तत्कालीन। उसी समय का अर्थात तत्कालीन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। उसी समय का को व्यक्त करने के लिए एक शब्द तत्कालीन होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अन्य कुछ उदाहरण हैं जो दिए हुए: जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीषा; जानने की इच्छा, जिज्ञासा; जो दमन योग्य हो, दमनीय; जो दमन योग्य हो, दमनीय। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन से दिया हुआ है: सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। तो इसका राइट आंसर है कृदंत। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है: प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा बन जाता है। कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाले क्रियाओं को कृदंत कहते हैं। जैसे जात में अक प्रत्यय लगाकर जातक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए, इसको पढ़ने पे कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है तो बताइए। देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध जलने लगे। देखिए, क्रोध आ रहा है। जब क्रोध वगैरह आता है तो उसमें क्या होता है? रौद्र रस। क्या होता है? रौद्र रस। तो इसका राइट आंसर है रौद्र। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन स्पेस दिया हुआ, उठकर खड़े पंक्ति में रौद्र रस है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। तो ऑप्शंस दिया हुआ है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। अब इसमें बताइए कि कौन सा नहीं करता है। तो देखिए, पूर्ण विराम ऐसे ही बनता है, ठीक। और अल्प विराम भी ऐसे ही बनता है और उद्धरण चिन्ह भी ऐसे ही बनता है। पर जो योजक चिन्ह होता है इस तरीके से नहीं बनता है, वो बनता है इस तरीके से। ओके, ऐसे सीधे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये। आगे देखते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी, स्पेस दिया हुआ है, नाम श्याम है। तो क्या होगा? जिसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है, इसका नाम श्याम है, किसका नाम श्याम है? देखो, किसका तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है?
कौन सा शुद्ध बैठता है, तो उसका नाम श्याम है। तो इसमें क्या राइट होगा, उसका नाम श्याम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद है, सूर्य त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा जी। तो इनका राइट आंसर बताइए कौन सा है। तो ये कौन है, ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। दिया हुआ है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। देखो छायावादी युग के लेखक कौन है, तो ये हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनका जन्म 1896 मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, विल्लेसुर, बकरिहा, चतुर चमार, राम की शक्ति पूजा, कविता संग्रह आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए इसमें से आप और क्वेश्चंस जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा क्या क्या और लिखा गया है। तो उसमें क्या है, अनामिका, परिमिल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बिल्लेसुर, बकरिहा, चतुर चमार, राम शक्ति पूजा, कविता संग्रह। ठीक, ये क्या है, जो राम शक्ति पूजा है वो क्या है, कविता संग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? भोर, विहान, निशांत। देखिए इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, दिन के, शाम के, प्रभात के, संध्या के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्या है भैया, प्रभात के। क्या है, प्रभात के। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। भोर, विहान, निशांत, सवेरा, प्रातःकाल आदि शब्द प्रभात के पर्यायवाची शब्द है। दिवस, दिवा, वार, प्रमाण, वासर आदि तथा गोधूल, सायंकाल, सांझ, संध्या आदि शब्द क्रमशः दिन एवं शाम के पर्यायवाची है। तो देखिए दिवस, दिवा, वार, प्रमाण, वासर ये सब क्या है, दिन के हैं। ठीक, ओके। गोधूल, सायंकाल, सांझ, संध्या आदि ये शब्द क्या है, शाम के। गोधूल क्या होता है, गायों की खुरों की धूल। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत समास का कौन सा कारक मिलती है भैया? तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा किया गया कृत ना, यही होगा। तो इसमें कौन सा मिलेगा, द्वारा। तुलसी में कृत नहीं होगा, तुलसी का कृत नहीं होगा, तुलसी का पर कृत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तुलसी कृत का द्वारा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, दिया हुआ है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास करते हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की विभक्ति मिलती है। करण कारक की विभक्ति के द्वारा या के द्वारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की जोड़ी नहीं है? एक शब्द की जोड़ी नहीं है, जो सही नहीं है उसका बताना है। दिया हुआ है ऑप्शन, जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, वाचाल। क्या ये सही है? हाँ, तो ये सही है, वाचाल। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, ये भी सही है। अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं, अज्ञ या अनभिज्ञ बोलते हैं। जो मापा न जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय, ये भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको विश्वसनीय नहीं बोला जाता है भैया। उसको, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको विश्वसनीय नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, अनुकरणीय। उसको क्या बोला जाता है, अनुकरणीय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, अनुकरणीय। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जिसका विश्वास किया जा सके उसको कहेंगे विश्वसनीय। जिसका हम विश्वास कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, विश्वसनीय। नेक्स्ट है, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
जो भेदा न जा सके, क्या उसको सर्वशक्तिमान कहेंगे, लौह पुरुष कहेंगे, दुर्भेद्य कहेंगे या अभेद्य कहेंगे? ये तो दोनों होंगे नहीं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अभेद्य या दुर्भेद्य। तो जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है अभेद्य। क्या होता है इसका राइट आंसर? अभेद्य। ओके, जो भेदा ना जा सके उसको भेद्य बोलते हैं। अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद्य होगा। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है उसे लौह पुरुष, एवं जिसके कठिनाइयों से भेदा जा सके, जिससे कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्भेद्य। कठिनाई से भेदा जा सके तब कहेंगे दुर्भेद्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसको क्या कहेंगे भैया? सर्वशक्तिमान। चलिए और देखते हैं, दिया हुआ है ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्याल, उरग, पन्नग। तो बताइए ये इसका राइट आंसर क्या है? इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है भौरा, हाथी, सियार, सांप। तो इसका राइट आंसर है सांप। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ब्याल, उरग, पन्नग, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, फड़िस आदि सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य शब्दों के पर्यायवाची जैसे हाथी के क्या हैं? गज, मतंग, गजेंद्र, मदकल। भौरा का क्या है? भ्रमर, भौरा, मधुप, मधुकर और सिलीमुख अली। दिया हुआ है यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। तो बताना है इसमें वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है। तो पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, अधिवाच्य है या भाववाच्य? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाववाच्य। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। दिया हुआ है यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, जिससे वाक्य में वाच्य बिंदु न हो, न तो कर्ता हो न ही कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव की मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? देखिए इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार ये भी हैं, भगवती चरण शर्मा ये भी हैं, अमृतलाल सागर ये भी हैं और मन्नू भंडारी ये नहीं है। मन्नू भंडारी नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। दिया है अंक चिन्ह, भाग्य, कोट किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि उपहार, कर, सर, श्रद्धेय, तालाब। देखिए तो अंक चिन्ह को भाग्य कहते हैं, कोट किला को एक प्रकार का वस्त्र कहते हैं, बल चिन्ह को कर कहते हैं, पर सर श्रद्धेय को तालाब नहीं कहते हैं। सर श्रद्धेय शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सर का अनेकार्थक शब्द तालाब, सिर एवं पराजित होगा, जबकि अंक चिन्ह एवं भाग्य का कोटा, किला एवं प्रकार, वस्त्र का तथा बलि उपहार का अनेकार्थक शब्द है। ओके, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं अच्छे से। हाँ, सर श्रद्धेय शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, सर का अनेकार्थक शब्द तालाब है। ओ चलिए बताइए इसको, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन दिया हुआ है, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। क्या दिया हुआ है? सघोष है। तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या ये सघोष होते हैं व्यंजन वर्ग में? हाँ, तो ये राइट है। उसके बाद दिया हुआ व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। तो अब देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, तो पहला और दूसरा बचा, तो ये अघोष होता है। हाँ, तो ये भी सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जो स्वर होते हैं वो क्या सभी सघोष होते हैं?
तो इसका भी राइट है कि सघोष ही होते हैं, जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। पर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सभी विसर्ग सघोष होते हैं, तो सभी विसर्ग जो होते हैं वो सघोष नहीं होते हैं भैया। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिन व्यंजन एवं वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं। वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन श, श, स तथा विसर्ग अघोष होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब कभी भी अनेकों शब्द आ जाए तो क्या होगा, पहले से ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये तो दोनों गलत हो गए, ए गलत हो गया और ये सी भी गलत हो गया। अब दिया है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो इसमें से बताना है, बी और डी में से बताना है कि कौन सा राइट है। तो देखिए, श्री कृष्ण का अनेक नाम नहीं होता, श्री कृष्ण के अनेक नाम होता है, क्योंकि अनेक नाम के लिए के लग रहा है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अनेक नाम, ये बताया हुआ है बस। ये देखते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है भैया। तो ऑप्शंस दिया हुआ है धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होता है धातु। यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। हिंदी व्याकरण में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे मूल धातु पढ़ से पढ़ना, खेल से खेलना, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु को दो प्रकार होता है, मूल धातु एवं यौगिक धातु। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिका व्यंजन है, जो नाक के द्वारा बोला जाता है, वो कौन सा व्यंजन है। न, च, ढ, श। तो देखिए, बोलने से ही पता चल रहा है कि न बोल रहे हैं, तो ये नाक से बोल रहे हैं ना, तो ये नासिका है। अच्छा, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अनुस्वार एवं अनुनासिका दो नासिक की ध्वनियाँ हैं, जिसमें अनुस्वार न तो व्यंजन है और न ही स्वर है। जो अनुस्वार है वो क्या है, न तो व्यंजन है और न ही स्वर है, जबकि अनुनासिका या पंचमाक्षर ड, य, ढ, न, म यह व्यंजन है, अतः न दिए गए विकल्प में नासिका व्यंजन है। ओके, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है दो पंक्तियों के बीच, ये जो रचना है उस पर प्राप्त हुआ है। ओके, एक्सप्लेनेशन हुआ है, उसको देख लेते हैं। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में उनकी कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच के लिए प्रदान किया गया। मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। सुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था 1996 को। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1996 में उनके उपन्यास मुझे चाँद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा ने क्या लिखा था, मुझे चाँद चाहिए के लिए प्रदान किया गया था। द्रौपदी शकुंतला की अंगूठी, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आदि अनकी अन्य रचनाएं हैं। देखिए, तो इनसे पता चलता है हमको कि सुरेंद्र वर्मा की, देखिए, मुझे चाँद चाहिए ये हो गया, शकुंतला की अंगूठी हो गया, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता भी हो गया, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, इन रचनाओं का भी हमको पता चल गया। ठीक, और ये द्रौपदी भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो वह धीमे स्वर में बोला, सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, धीमी स्वर नहीं होता है, वे धीमी स्वर नहीं होता है, हाँ, वह धीमे स्वर में बोला, ये भी गलत है, वह धीमी स्वर में बोला। तो इसका राइट आंसर क्या है, वह धीमे स्वर में बोला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सा विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो? तो मोक्ष प्राप्त में क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त, हाँ, तो को विभक्ति मिलेगी, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? को। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर की गति होना, पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। तो इसका राइट आंसर है भाइयों, असमंजस में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना, हाथ पांव फूलना, ये क्या है? डर जाना, घबरा जाना। हाँ, इसके दिया हुआ है कुछ, इसको देख लीजिएगा। हाथ पांव फूल जाना, डर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। हाँ, समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, तो हाँ सही बात है। समान व्यंजन के अनुप्रास में क्या होता है? समान व्यंजन की आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालते हो, तो सही बात है। श्लेष एक शब्द के ही कनक कनकते करके आता है, तो उसमें कनक एक सोना होता है, एक धतूरा होता है। उत्प्रेक्ष उपमेय में उपमान की कल्पना का संभावना प्रकट करता है, ये भी सही है। संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन डी गलत है। ओके, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इस एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास के, तो इसके लेखक कौन है? ये है देव। कौन है? देव। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ऋतिकालीन ऋतिबद्ध काव्यधारा के महान कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। भाव विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, भवानी विलास आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।